हेलो एंड वेलकम टू तरुण आईएएस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम प्रीलिम्स 2023 के लिए काफी अच्छे से सीरीज लेकर आ रहे हैं। जैसे कि अभी एक इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, अभी एक आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चालू हुई है, 1 ईयर करंट अफेयर्स की। तो धीरे धीरे हम, जिससे कि क्या हो कि जो कि कंफ्यूजिंग चीजें रहती हैं तो और उससे क्वेश्चन भी बनते हैं लेकिन हमको ध्यान नहीं रह पाती हैं। तो अगर हमको 2 नंबर किसी एक क्वेश्चन को सोल्व करने से मिल रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है ना, क्योंकि एक नंबर का गैप ही बहुत मैटर करता है प्रीलिम्स के लिए तो खासकर। तो इसलिए एक और हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसी के साथ, एनवायरमेंट की। तो एनवायरमेंट के आज कुछ कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे, और जो आपकी इकोनॉमी की सीरीज है उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 आ गया है, उसका पार्ट 3 अब आएगा इन्फ्लेशन वगैरह पे, ठीक, इन्फ्लेशन वाली चीजों पे। तो उसको अभी साथ में चलेंगी सारी चीजें। एक तो आपका एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स, और एक आपका आर्ट एंड कल्चर की सीरीज भी चालू हो गई है, तो उसको भी आप देखेंगे तो काफी अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे और उसमें क्वेश्चन कर पाएंगे अच्छे से। तो आज हम देखते हैं एनवायरमेंट में कॉन्फ्रेंसेस, जो कि आपको कॉन्फ्रेंसेस पिछले एक साल में देखने को मिली है काफी अच्छे से। जैसे आपको COP 27 या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या तमाम चीजें जो कि आपको इस तरीके से देखने को मिली है, तो उसमें क्या आउटकम्स है, मतलब याद रखने को तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक कुछ ऐसा एक क्लिक कीवर्ड याद रह जाए जो कि काफी अच्छे से हमको क्वेश्चन सोल्व करने में इजी हो जाए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। COP 27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 आपको देखने को मिली। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अलग अलग, जैसे हम देखते हैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने ये देखा बहुत से स्टूडेंट्स में या एस्पिरेंट्स में, क्या कि बोलते हैं यार ये अभी COP 27 इसकी देखने को मिली है, ये फिर COP 14 आ गई है, ये COP 16 आ गई है, ये कंफ्यूजन क्या रहता है। देखिए, सबसे पहली बात, आपको तमाम बॉडीज देखने को मिलती है, जैसे कि आपको UNFCCC, तो यानी कि इसकी कॉन्फ्रेंसेस होती है अलग। आपको यूनाइटेड नेशन कॉम्बाट डेजर्टिफिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, यानी कि सबकी एक इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। तो आप कंफ्यूजन हो जाता है कि एक साल में यार अभी तो COP 27 देखने को मिली है, COP 14 देखने को मिल गई है, COP 16 देखने को मिली है, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। तमाम आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती है। जैसे ये जो COP 27 है, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज की COP है, ठीक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, जो कि आपको COP 27 देखने को मिल रही है। COP 26 इसकी देखने को मिली थी ग्लासगो में, जिसमें कि आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी पंचामृत टारगेट्स को काफी अच्छे से करके आए थे, ठीक, मतलब काफी अच्छे से हमने उन चीजों के लिए हम देख रहे हैं कि हमको 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वगैरह करना है। तो इस बार आपको देखने को मिली है COP 27 कहां, शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर, ठीक, शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर आपको रिसेंटली COP 27 देखने को मिली है। किसकी? UNFCCC की, ठीक। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, बेसिकली वो देख लेते हैं, क्या मेजर आउटकम्स निकल के आए हैं, क्योंकि हमारे लिए आउटकम ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू कि अदर चीजों को जानना या वो बॉडी क्या है क्या नहीं, ठीक। जानने के लिए तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि ये कम है। तो मैं आपके लिए कुछ थोड़ा सा क्रिस्प वे में लेकर आया हूं जो कि आपको जानने के लिए जरूरत है। तो अभी कुछ टेक अवेज जो कि COP 27 में लिए गए हैं। लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया काफी अच्छे से, एक अवेयर वोटर एडप्शन एंड रेजिलियंस लाया गया काफी अच्छे से, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेटर फंड बनाया गया है, ग्लोबल शील्ड प्लान बनाया गया है COP 27 के अंदर, टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म लाया गया है जिसकी वजह, मतलब एक तरीके से टेक्नोलॉजी का इंडल्जमेंट करके आपको चीजें बेहतर वे में करनी है, ठीक, जिससे कि आप कार्बन एमिशन वगैरह को चीजों को कम कर पाए। ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस देखने को मिला है, मतलब आप क्या करते हैं, फोसिल एनर्जी पे हम डिपेंडेंट है, फोसिल एनर्जी पे ही है ना, आप कोल वगैरह का इन सब का यूज करते हैं, तो विंड एनर्जी का आप यूज करेंगे, जो कि आप ऑफशोर पे विंड मिल लगाएंगे काफी अच्छे से, ठीक, जो कि आपको जो हमारे जो टारगेट्स भी कर चुके हैं हमने, क्या 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वगैरह ये सब करना है। तो उन सब चीजों के लिए आपके ये टेक अवेज कुछ लिए गए हैं COP 27 में। इंडिया ने भी काफी चीजें आपकी करी हैं COP 27 के अंदर, जैसे कि आपको लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी, जो कि इंडिया ने काफी अच्छे से इसमें अपना वो बताया कि मैं कैसे कैसे क्या करूंगा, मतलब एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होता है ना कि यूपीएससी एक मंथन बोलते हैं कि हमको 2 साल कम से कम इसमें चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो उन 2 साल के अंदर मैं कैसे कैसे क्या चीजें करूंगा जिसकी वजह से मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और 2 साल के बाद जो मैं प्रीलिम्स दूंगा तो वो काफी अच्छे से मैं दे पाऊं। तो सेम, अगर मेरे को कार्बन एमिशन को क्या करना है, कम करना है, तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ इंडिया निकल के आया है। लाइफ टाइम कैंपेन निकल के आया, अभी आपको मैं इसमें आगे भी बताऊंगा चीजें लाइफ टाइम कैंपेन वगैरह से रिलेटेड, मिशन लाइफ स्टाइल वगैरह ये, लेकिन मैं आपको सिंपल चीजें आपको बता दे रहा हूं कि ये इंडिया ने लिए हैं, क्योंकि अभी हम इनको डिटेल में भी जानेंगे, ठीक। आपने देखा होगा ना मिशन लाइफ स्टाइल, अभी केवड़िया से प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट कराया गया था कि हमको कुछ अपने जीवन में इस तरीके से चीजें उतारनी है जो कि हम कार्बन एमिशन को कम करने में अपना रोल प्ले कर पाए काफी अच्छे से। लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन समिट देखने को मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और यूएनडीपी की काफी अच्छे से आपको एक कोलैबोरेशन चीजों में देखने को मिला, ठीक। अभी हम इन चीजों को देखेंगे डिटेल में भी आगे, क्योंकि हर एक प्रॉपर एक टॉपिक कर रखा है हमने इसका।
ठीक, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैनग्रोव अलायंस भी आपको देखने को मिलता है। आपको पता है ना मिस्ट्री स्कीम निकल का ये मैनग्रोव से रिलेटेड, कि आपको कोस्टल आइलैंड के आसपास चीजों को क्या लगाना है, आपको मैनग्रोव लगाना है। क्यों? मैनग्रोव आपके काफी अच्छे से कार्बन को मतलब कम करने में हेल्पफुल होता है, कार्बन सिंक। ठीक, अगर आप देखते हैं तो मिस्ट्री को भी प्रमोट करा जा रहा है। मिस्ट्री को भी देखेंगे, एक अलग से देखेंगे, वरना यहीं पे अगर चीजें करने लगेंगे तो होश पोश हो जाएंगी चीजें। बेहतर वे में अलग अलग सेपरेट सेपरेट करी जाए तो चीजें ज्यादा बेहतर है, वरना सारी चीजें एक ही जगह बता दूंगा तो आप भी होश पोश हो जाएंगे, है कि नहीं। बट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने क्या क्या करा है, क्या क्या नहीं करा है, तभी तो आगे की चीजें जानेंगे कि नहीं जानेंगे। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी इसके अंदर कुछ आउटकम्स वैसे निकल के आए, क्या बोला गया है कि जो COP27 के अंदर ये बोला गया है कि जो कंट्रीज हैं उनको थोड़ा सा क्या करना है, जितने भी टारगेट्स हैं उनको रिविजिट करना है। रिविजिट इन द सेंस कि आपने जो टारगेट्स करे हैं, मान लीजिए जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बोला गया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए अर्थ का, क्योंकि अगर वो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिलेगा, दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ठीक, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना बहुत दिक्कत है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपका। तो उनको बोला है कि जो आपके टारगेट्स जो भी आपने रख रखे हैं उनको थोड़ा सा अब देखिए, हो सकता है तो उनको पहले करिए, या कुछ उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो प्लीज उनमें इंप्रूवमेंट करिएगा। ठीक, रिविजिट करने के लिए बोला गया है काफी अच्छे से। ठीक, लो कार्बन एनर्जी एमिशन के लिए आपको चीजें करनी है, काफी अच्छे से आप कर पाए। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक होता है फेज आउट, एक होता है फेज डाउन। आप लोगों को अगर इसमें कंफ्यूजन होती हो तो फेज आउट और एक फेज डाउन होता है। फेज डाउन का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कार्बन एमिशन है, कार्बन एमिशन को हम क्या करना चाहेंगे, डाउन। फेज डाउन के अंदर क्या करते हैं, हम उसके लेवल को डाउन लेकर आते हैं। ठीक, मान लीजिए कि वो 100% लेवल पे चल रहा है, तो हमने टारगेट कर दिया कि हम कार्बन को फेज डाउन करेंगे, मतलब हम इसको 20% तक कम कर देंगे, मान लीजिए 50% तक कम कर देंगे, ये 60% तक कम कर देंगे। तो दिस थिंग कम्स अंडर फेज डाउन, यानी कि हम उसके लेवल को कम कर रहे हैं। फेज आउट में कि हम उसको एलिमिनेट करेंगे पूरी तरीके से, वी कैन एलिमिनेट दिस कार्बन एमिशन, कार्बन को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, तो वो चीज आपकी किसमें आएंगी, फेज आउट। हम उसको भगा रहे हैं, डाउन नहीं कर रहे हैं, उसको आउट कर रहे हैं, फेज आउट। ठीक, कार्बन को हम भगा रहे हैं। ओके, ठीक, आगे देखिएगा। एक चीज थोड़ा सा इसमें अगर आपको देखने को मिले तो एक KGWA करके आपको देखने को मिलता है। ये केवल एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि फोकस करता है एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी पे, UNFCCC के अंडर में। तो इसको COP27 के अंदर बोला गया है कि इसमें इसको 4 साल और दिए गए हैं कि आप काफी अच्छे से चीजों को आप क्या करिए, इंप्लीमेंट करिए। मतलब जो आपका क्लाइमेट एक्शन, मतलब क्लाइमेट चेंज वगैरह का इंपैक्ट वगैरह पड़ा है एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड, तो थोड़ा सा उन चीजों पर ध्यान देखिए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, आप खुद जानिए इन चीजों को कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो फसल हो रही है काफी अच्छे से, वो भी फसल नहीं होगी। मतलब हर एक की क्लाइमेटिक कंडीशन, हर एक की टेम्परेचर कंडीशन, हर एक की रेनफॉल कंडीशन सबकी अलग होती है। वीट को कुछ चाहिए, राइस को कुछ चाहिए, और आपके शुगर केन को कुछ चाहिए। अगर उनको वही कंडीशन नहीं मिलेंगे, कैसे हो पाएंगी चीजें। तो एक आपका जॉइंट इनिशिएटिव है, उसको फिर दोबारा 4 साल लिए गए कि आप काफी अच्छे से फोकस करिएगा इन सब चीजों पे, जिससे कि आपकी इंपैक्ट ना हो एग्रीकल्चर एंड द फूड सिक्योरिटी। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी हम इसमें और भी चीजें करेंगे। आपको पता है ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 करा गया। इसका कमेंट में आप मेरे को टाइप करिएगा कि किसने घोषित करा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, टाइप करिएगा। ठीक, देखते हैं, पता होना चाहिए, है ना, मिलेट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी बजट प्रस्तुत हुआ था। निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला, श्री अन्ना, श्री अन्ना पे आपको फोकस करना है, मिलेट्स पे फोकस करना है कि नहीं। क्योंकि मिलेट्स से क्या आपको मतलब न्यूट्रिशन चीजें आपको काफी अच्छे से देखने को मिलती है। चलिए कोई नहीं, इस पर काफी अच्छे से टॉपिक करेंगे बेहतर वे में। ठीक, थोड़ा सा हम जान लेते हैं किसके बारे में, UNFCCC के बारे में। UNFCCC को साइन करा गया था 1992 में। जो आपको समिट देखने को मिलती है, कौन सी, आप रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं उसको, जिसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो UNFCCC आपका निकल के आया था 1992 में, जो आपकी अर्थ समिट देखने को मिली थी। ठीक, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस, रियो समिट या अर्थ समिट के नाम से। और ये फोर्स में कब आई थी, 21 मार्च 1994 में, यानी कि ये साइन तो हो गया था। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना, मतलब मान लीजिए जैसे यूपीएससी में आपने प्रिपरेशन के बारे में सोचा 2017 में, लेकिन आप प्रिपरेशन कब आए हैं, 2019 में, 2 साल बाद। सोच तो आप पहले लिए हैं, लेकिन आपने इंप्लीमेंट कब करा है, 2019 में। भाई प्रिपरेशन करनी है, लेकिन कब से कर देनी है, आप फुल फ्लैश आगे 2019 में। सेम साइन हो गया था, ये UNFCCC साइन हो गया था 1992 में, लेकिन इसका काम करना कब से स्टार्ट करा, 1994 से। काफी अच्छे से आप इसमें ध्यान रखिएगा। 197 इसकी कंट्रीज हैं। ठीक, इंडिया भी इसका पार्ट है। इसकी काफी अच्छे से जो आपको ट्रीटी देखने को मिलती है, वो पेरिस एग्रीमेंट आपको देखने को मिलता है, यानी कि टेम्परेचर को कम करना है, जिससे कि आपके क्लाइमेट में ज्यादा कुछ इंपैक्ट देखने को ना मिले, है कि नहीं। उसको ही तो कम करना है आपको। पेरिस एग्रीमेंट काफी अच्छे से आपको देखने को मिलता है, वो UNFCCC का ही है। इसका जो सेक्रेटरीट है वो आपको देखने को मिलता है जेनेवा। जेनेवा कहाँ है, आपके स्विट्जरलैंड में, काफी अच्छे से। ठीक और उसके बाद जो ओरिजिनल सेक्रेटरीट था वो उसका जेनेवा में है, लेकिन
1996 के बाद जो सेक्रेटरीट है वो लोकेटेड कर दिया बून, जर्मनी। अब मेरे को एक बताइएगा, बून चैलेंज भी आपको देखने को मिलता है या बून कन्वेंशन? व्हाट इज बून कन्वेंशन? बून कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? टाइप करिएगा कमेंट में इसको भी। बून कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? हम सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन कुछ आप भी तो करिए ना, आपको भी तो, आपका भी तो रिवीजन होगा, है कि नहीं? कि जब ये थोड़ा सा आप भी लिखेंगे तो आपको भी ध्यान आएंगी चीजें। ये बून कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड नहीं है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं तो अभी आपको 50 इयर्स देखने को मिल रहे हैं स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस के, काफी अच्छे से 50 साल पूरा। एक सेकंड, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जिस किसी भी चीज को 100 साल, 50 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल इस तरीके से पूरे हो रहे हैं ना, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ऐसा होता है, क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का भी 50 साल आपको देखने को मिले, 1972 से काफी अच्छे से ये चलती हुई आ रही है। ठीक, अगर आप देखते हैं तो काफी अच्छे से, और इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके की हाइलाइट्स जो कि इस बार के हैं वो देख लेते हैं। स्टॉकहोम 50 की थीम क्या रखी गई है? अ हेल्थी प्लेनेट फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल। ये ध्यान रखिएगा, थीम इंपोर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के लिए भी, अगर आप स्टेट पीसीएस अलग स्टेट्स का दे रहे हैं तो उनके लिए भी, क्योंकि काफी ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार, और यूपीएससी भी ये कांसेप्ट के साथ फैक्चुअल डाल दे रहा है, स्टैटिक काफी अच्छे से, तो ध्यान रखना। स्टॉकहोम 50 की थीम क्या थी? अ पीपल अ हेल्थी प्लेनेट फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल, अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवर अपॉर्चुनिटी। ठीक, इसको ध्यान रखना, ये इसकी थीम थी। ठीक, इसका एजेंडा क्या था? कि आपको एक्सपीरियंस शेयर करना, इनिशिएटिव जो कि आपके प्लेनेट को काफी अच्छे से सेव कर पाए। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबिलिटी, आपको सस्टेनेबल रिकवरी करनी है कोविड-19 पेंडेमिक से काफी अच्छे से। ऐसे नहीं कि आप एनवायरनमेंट मतलब रिकवरी करने के लिए आप तमाम मतलब प्लेनेट को काफी अच्छे से डिग्रेड करने लगे। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिली, इसकी 50 ईयर्स इसको पूरे हुए हैं। थोड़ा सा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर आप जानेंगे तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की जो पहली ये एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज से आपको देखने को मिली थी, कब? 1972 में। ठीक, 1972 में ग्लोबल एफर्ट्स लगाए गए थे कि जिससे कि क्या हो, सस्टेनेबल और एक नेचुरल एनवायरमेंट, मतलब अगर आप देखें तो काफी अच्छे से क्या करा गया था, गवर्नमेंटल एफर्ट्स लगाए गए थे जिससे कि अर्थ को डिग्रेड होने से बचाया जा सके और सस्टेनेबल वे में हर एक चीजों का इस्तेमाल करा जाए, है कि नहीं? अगर आप देखेंगे तो इसमें जिस टाइम पे कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, 122 कंट्रीज ने अडॉप्ट करा था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन काफी अच्छे से, तो इसको ध्यान रखिएगा। और आपको 20 साल बाद इसी चीज पे काम करने के लिए, यानी कि जो सस्टेनेबल वे पे काम करने के लिए काफी अच्छे से क्या देखने को मिला, मतलब 1972 में तो आपको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, लेकिन सेम इसी एजेंडा पर काफी अच्छे से काम करने के लिए आपको कौन सी कॉन्फ्रेंस निकल के आई? आपकी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट आपको निकल के आई, यूएनसीईडी। ठीक, जो कि अर्थ समिट वगैरह देखने को मिली रियो डी जेनेरियो में, जिसने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड काफी अच्छे से चीजों को देखा, तो इसको ध्यान रखिएगा। और वियना कन्वेंशन और ये ओजोन लेयर की जो आपकी कौन सी कन्वेंशन, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह, ये हम आगे देखेंगे तो तब डिटेल में देख लेंगे, लेकिन हाँ ये भी वन ऑफ द क्या है, ये इसके की प्रिंसिपल्स हैं, जो कि बेसिकली क्या कराओ, मतलब ऑब्वियसली बात है, जब ये प्लैनेट से रिलेटेड चीजें आ रही हैं तो आपको ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से भी बचाना है काफी अच्छे से। ठीक, तो कुछ इस तरीके से एफर्ट्स लगाए गए। तो सबसे फर्स्ट एफर्ट 1972 के बाद देखने को मिला है, 1992 में देखने को मिला, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस देखने को मिली एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट की, जो कि 1992 में रियो डी जेनेरियो या अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो उसको ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि मैं आपको पीछे ही बोल रहा था कि इसको आगे देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा चीजों को। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता होगा किस चीज से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका रिलेटेड है किससे? ओजोन के डिप्लीशन से, कि आपको ओजोन को डिप्लीट होने से बचाना है। ओजोन किस किस से डिप्लीट होती है? आपकी ओजोन डिप्लीट होती हुई देखने को मिलेगी किससे? जो आपके केमिकल से, क्लोरीन वगैरह, इन सब चीजों से काफी अच्छे से। तो यानी कि उन केमिकल्स को आपको रोकना है। ठीक, मतलब वो जो जितने भी केमिकल्स जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि इसको डिग्रेड कर रहे हैं, उसको आपको रोकना है, ऑब्वियसली बात है। तो ध्यान रखना, यह भी इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर सेलिब्रेट करा गया था 16 सितंबर में। ठीक, जिसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। मतलब एक ग्लोबल कोऑपरेशन आपको साथ में लेकर चलना है, यानी कि सबको साथ में लेकर चलना है, जिससे कि अर्थ की लाइफ को बचाया जा सके, ऑब्वियसली बात है। और अगर आप देखें 1987 में काफी अच्छे से हुआ था प्रोटोकॉल, आपका एक वियना कन्वेंशन भी देखने को मिलता है काफी अच्छे से, जो कि प्रोटेक्शन से रिलेटेड था ओजोन लेयर की। 1985 में ये हुआ था, और आपका 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये रेटिफाई कर दिया गया है 189 यूएन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा, इंक्लूडिंग इंडिया। अब आपको मैं बता दूं रेक्टिफाई का क्या मतलब होता है। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि वो जो प्रोटोकॉल है वो आपकी पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है और उस पर सबने सहमति जताई है। सहमति जताने के बाद अब आपकी कोई भी कंट्री उस पर एक रूल लेके आ सकती है या कोई भी एक कानून बना सकती है।
ठीक, ये कोई भी एक एक्ट बना सकती है कि हाँ अब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने जब रेक्टिफाई कर दिया है तो ओजोन लेयर को हमको डिप्लीट होने से बचाना है, तो ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से रिलेटेड हम अपने इंडियन कंट्री में भी काफी अच्छे से कानून ला सकते हैं, जिससे कि जो केमिकल्स हैं वो एनवायरमेंट में ना फैलें। ठीक, मतलब हम भी उन पर लिमिट लगाने के लिए अपने एफर्ट्स डालेंगे अब रेक्टिफाई। तो अगर आप देखेंगे दिस इज द ओनली ट्रीटी जो कि आपके 198 कंट्रीज के द्वारा भी रेक्टिफाई करी जा चुकी है। मतलब सिंपल ये एक ऐसी ट्रीटी है जो कि सारे मेंबर्स के द्वारा रेक्टिफाई आपकी करी जा चुकी है, तो इसको काफी अच्छे से आप ध्यान रखना। इसका अगर आप देखें तो 80% रिडक्शन करना है आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में, ठीक, बाय 2047, इसको ध्यान रख लेना ईयर को, 2047 तक आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का 80% तक कंजम्पशन को आपको डाउन करना है, रिडक्शन करना है उसमें काफी अच्छे से। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। और आपको रिप्लेस करना है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितने भी हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन काफी अच्छे से, जो कि आपके ओजोन लेयर को मतलब हार्म पहुंचाते हुए दिख जाते हैं, तो इनको भी आपको डाउन करना है। ठीक, यानी कि कुल मिलाकर आपको ओजोन लेयर की सिक्योरिटी बढ़ानी है, यानी कि उसको सिक्योर करके रखना है, जो जो केमिकल्स हैं उनको आपको हटाना है, रिडक्शन करना है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसको। इंडिया एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देख लेते हैं कि इंडिया और भारत, मतलब इंडिया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कैसे आपको, मतलब इंडिया ने कब साइन करा क्या नहीं करा, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर आप देखें तो इंडिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पार्टी बना था 1992 में काफी अच्छे से, और सक्सेसफुली फेज आउट टारगेट्स भी लगाए हैं हमने काफी अच्छे से, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी चीजें करी गई थी, तो हमने भी फेज आउट टारगेट, मैंने फेज आउट का मतलब आपको बताइए, फेज आउट क्या, हमको डाउन करना है लेवल, है कि नहीं, उसको क्या करेंगे, मतलब फेज आउट भी करेंगे, तो फेज आउट के रिलेटेड हमने टारगेट करे हैं, यानी कि पूरा उसको बाहर निकालना है। डाउन का मतलब क्या है कि टारगेट को हमको थोड़ा सा मतलब उसको लेवल से डाउन लेकर आना है, लेकिन फेज आउट यानी कि हमको बाहर निकालना है। और इंडिया ने अभी किगाली अमेंडमेंट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड, जैसा आपको होता है ना, जैसा आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि आर्टिकल 21 में अमेंडमेंट करा गया है, अमेंडमेंट करके ये चीज ऐड करी गई है, या 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करा गया है, तो प्रीएम्बल में 3 शब्द ऐड करे गए हैं, सोशलिस्ट वगैरह ये सब, इंटेग्रिटी ये सब। ठीक, तो सेम एक अमेंडमेंट देखने को मिला था किगाली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड, तो इंडिया ने उसका भी रेक्टिफिकेशन कर दिया था 2021 में। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। तो इंडिया का क्या टारगेट है, इंडिया ने स्टार्ट करा है फेस डाउन करना, 2028 तक इसको फेस डाउन करना और कट करना है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को काफी अच्छे से, एमिशन 15% 2024 और 26 के बीच में 2047 तक। ठीक, मतलब आपको फेस कट करना है, फेस कट इन द सेंस कि उसमें कुछ लेवल में गिरावट लेकर आनी है काफी अच्छे से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के, और फेस डाउन इसको काफी अच्छे से 2028 तक करना है, लेकिन HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के एमिशन को 15% तक 2024-26 तक कम कर देना है लेवल, है ना, मतलब 2024-26 लेवल बाय द ईयर 2047। ठीक, मतलब जो अभी आपको लेवल देखने को मिल रहा है उसको 15% कटौती कर देनी है 2047 तक काफी अच्छे से, यानी कि 2024-26 के लेवल तक आपको लेकर आना है। ठीक चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेते हैं आगे। यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलती है, यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस आपको कहाँ देखने को मिली है अभी, ये सेकंड यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिली है, कहाँ, ये आपको मतलब अभी यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो कि होस्ट करी गई थी किसके द्वारा, कीनिया के द्वारा और पुर्तगाल के द्वारा, कहाँ, लिस्बन में, ध्यान रख लेना। और फिर आपका एक लिस्बन डिक्लेरेशन भी साइन हुआ था काफी अच्छे से। ठीक, अगर आप देखें तो इसमें इसकी थीम या जिस चीज पे ये सारी चीजें करेगी, क्या, आवर ओशन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन, कि हमारे ही ओशन हमारा ही फ्यूचर, और कॉल फॉर एक्शन यानी कि हमको ओशन से रिलेटेड मतलब कुल मिला के क्या करना है, मतलब उसका जो डिग्रेडेशन वगैरह चीजों का देखने को मिल रहा है उसको थोड़ा कम करना है। ठीक, मतलब एक्शन लेना आप चीजों से रिलेटेड, है कि नहीं। ठीक, तो अगर आप देखते हैं तो UNOC आपकी पहली देखने को मिलती है 2017 में हुई थी, यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में, जो कि होस्ट करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ फिजी एंड स्वीडन के द्वारा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट कराई सेकंड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस में। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना। और कमिट करा है कोस्टल क्लीनिंग सीज, मतलब आपको क्या करना है कि मतलब जो कोस्टल है उनको काफी अच्छे से साफ सुध के रिलेटेड कंपेनिंग चलाएंगी और बैन करेंगी सिंगल प्लास्टिक यूज का। तो ऑब्वियसली बात है, आपको देखने को मिला होगा पिछले साल 1 जुलाई को आई थिंक सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन भी कर दिया इंडिया ने काफी अच्छे से। 150 कंट्री काफी अच्छे से एग्री हुई है कि हमको क्या करना है, साइंटिफिक बेस्ड इनोवेटिव एक्शंस लेने हैं, और मतलब जिससे कि ओशन वगैरह को हम सपोर्ट करें, इन द सेंस क्या करें, जो आपका SDG गोल है लाइफ बिलो वाटर, उसको सपोर्ट करना है, ऐसा नहीं कि उसको डिग्रेड करना है। तो काफी अच्छे से कंट्रीज भी एग्री हुई हैं उन सब चीजों पे। ठीक, तो उस चीजों को आप ध्यान रख लेना। ओके, कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये ध्यान रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है लिस्बन डिक्लेरेशन, तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए लिस्बन डिक्लेरेशन क्या है। लिस्बन डिक्लेरेशन आपके यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। ठीक, तो ये अगर आपको पता होगा तो काफी अच्छे से आप कर पाएंगे।
एक मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट रिलेटेड आपको देखने को मिला। अभी मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा था जो COP 27 में आपको देखने को मिल रही थी चीजें, तो अभी आपको देखें तो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च कराया मिशन लाइफ स्टाइल, यानी कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया में, वहां से इन्होंने इस चीज को क्या करा, लॉन्च करा है ना। यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मिशन लाइफ स्टाइल क्या, कि आपको अपने जीवन में कुछ इस तरीके से चीजें उतारनी है जिससे कि आप भी उसमें योगदान दे पाए। ऐसे मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक का काफी अच्छे से मतलब यूज ना करें मान लीजिए, या आप उसमें मतलब व्हीकल वगैरह का यूज ना करें, आप साइकिल यूज कर सकते हैं। मतलब जितना आपके बस की हो सकता है उन सब चीजों को यूज करने से अवॉइड करिए, जिससे कि आप भी एक भागीदार बन सकते हैं उसमें। ठीक, लाइफ स्टाइल यानी कि आपको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आने हैं, ठीक, जिस जो कि आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजों को भी हेल्प करे। तो अगर आप देखें तो इंडिया ने काफी अच्छे से, इसका एम ही ये है, ठीक, कि आपको क्या करना है, लाइफ स्टाइल में लेकर आना काफी अच्छे से लोगों के एटलीस्ट 1 मिलियन इंडियंस एंड अदर ग्लोबल सिटीजन्स टू टेक इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शंस फॉर प्रोटेक्टिंग प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट इन द पीरियड 2022-2027, यानी कि 2022 से 2027 तक काफी अच्छे से आपको चीजें करनी है जिससे कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए। 1 मिलियन इंडियंस को तो एटलीस्ट इन सब चीजों में आपको लाना ही है, ठीक। और लगभग 80% जितने भी विलेजेस हैं और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनका एम है कि काफी अच्छे से उनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाए 2028 तक। ध्यान रखिएगा, इस प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो 5 साल की प्रोग्राम, 5 साल का प्रोग्राम है। इसकी ड्यूरेशन कितनी, 5 साल की। अगर आप इसका देखेंगे तो इसको नीति आयोग वगैरह ने काफी अच्छे से इसको इम्प्लीमेंटेशन वगैरह चीजें करी गई हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के द्वारा, ठीक। मतलब कुल मिला के इतना है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करने के लिए अनुरोध करा जा रहा है। तो ये जो 5 साल का प्रोग्राम है काफी अच्छे से कि सरकार आपसे बोलेगी, है ना, अवेयर करेगी आपको चीजों के रिलेटेड, जिससे कि आप भी एनवायरनमेंट को सेव करने में काफी अच्छे से अपना योगदान निभा पाए। ओके, तो चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए कुछ इतनी ही कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशंस, और आगे आते रहेंगे। मतलब अभी आएंगे, एक और पार्ट आएगा, अभी 2-4 कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं जो कि मेन है, काफी अच्छे से मेन लेकर आएंगे, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ये सब इतनी चीजें होती हैं कि सबको ध्यान रखना एक साथ जरूर, मतलब क्या हो जाता है कि एग्जॉस्टिव हो जाता है। आप याद रख लेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन जो मेन चीज थी आप उसी को भूल गए तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक। थोड़ा सा उन चीजों पे ध्यान रखिए ना। अगर मतलब यूपीएससी भी है तो यार उसके भी तो आपको कुछ देखने को मिल रहा है ना, चीजें जो कि लिमिटेड हैं। लिमिटेड इन द सेंस कि हम पढ़ने को तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आपने पिछले 10 सालों का काफी अच्छे से पेपर को एनालिसिस करा होगा, अगर आप बॉर्डर्स रिलेटेड वगैरह कंट्रीज के भी अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपने देखा होगा कि ब्लैक सी वगैरह उसके फेवरेट है, वहां से पूछ लेता है। कैस्पियन सी काफी अच्छे से फेवरेट है, मेडिटेरियन सी, रेड सी। आप उसके अलावा सारी चीजें पढ़ के चले जाएं और आप इन चीजों को ना पढ़ के जाएं तो कैसे होगा। यानी कि दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क में ये होता है कि आप सब चीजें पढ़ रहे हैं, स्मार्ट स्टडी में कि आप सिंपल उतनी चीजें पढ़ रहे हैं जो कि प्रीलिम्स में आ रही हैं, क्योंकि इनफैक्ट आपको लास्ट में बाबा नहीं बनना है, आपको पेपर क्रैक करना है ना। तो पेपर क्रैक करने के लिए जितने हमारे लिए जरूरी होगा हम उतना काफी अच्छे से तो पढ़े ना। अब सबको पढ़ने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट था उसी को नहीं करके जा रहे हैं तो दिक्कत वाली बात होगी। मतलब पढ़ने के लिए तो तमाम कंटेंट आपको मिल जाएगा, आजकल तो वैसे इंटरनेट है, टेलीग्राम, यूट्यूब, गूगल, तमाम मिलेगा, है ना। तो ये एक मेरी तरफ से कुछ एफर्ट है जो कि मैं आपको एकदम कंसाइज वे में चीजों को दे पाऊं, जो कि आपको लास्ट टाइम पे रिकॉल करने में हेल्प करें चीजों को, ठीक। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स की और ये आज से एनवायरनमेंट की चालू करिए तो मेन चीजें लेकर आएंगे। जैसे इकोनॉमी में जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, है कि नहीं। बैंकिंग इन इंडिया खत्म करा है तो सेम ऐसे ही इसमें हमने कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। कॉन्फ्रेंसेस के बाद कुछ लेजिस्लेशंस लेकर आएंगे। जैसे वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसमें अमेंडमेंट आया है काफी अच्छे से। आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड रूल्स आए 2022 के, काफी लेजिस्लेशंस हैं, उनको भी देखेंगे, ठीक। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।